नमस्कार, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। वीरू और मैं अगले आधे घंटे रहेंगे आपके साथ। और आज हमारे साथ एक पावर पैक्ड लाइनअप होगी। 10:05 पर बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ सौरभ मुखर्जी जुड़ेंगे। प्रशांत सावंत और अमित सेठ जी हमारे साथ पिछले शो से कंटिन्यू करेंगे। और सौरभ मुखर्जी के अलावा 10:15 कल आप लोगों ने सुशील केडिया को मिस किया होगा। कल हमारा एक स्पेशल शो था, इसकी वजह से हम सुशील से कल बात नहीं कर पाए थे। आज सुशील केडिया को जोड़ेंगे 10:15 और उसके अलावा 5paisa.com के रुचित जैन और निर्मल बांग से स्वाति होतकर भी जुड़ेंगी शो में, अपार्ट फ्रॉम प्रशांत और अमित। तो बहुत कुछ लाइंड अप है। और अब मार्केट का रुख करते हैं। मार्केट में फिर देखिए अगेन जहां खुले वहीं से सेलिंग। आज का निफ्टी का हाई देखिए आप 19,450 19,450 से निफ्टी फिसला। और जो हमारी स्ट्रैटेजी थी कि 19,400 टू 450 के जोन में आपको सेल करना है और स्टॉप लॉस लगाना है 19,550 का। 19,450 से एग्जैक्ट हम स्लिप करते हुए 19,366 पर। अब मैं बताता हूँ आपके लिए सपोर्ट क्या है। पहला सपोर्ट आएगा 19,334 पर। अगर आपकी वो ट्रेड ग्रिप में है तो दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो वो अपनी ट्रेड के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएं या प्रॉफिट बुक कर लें। दोनों कर सकते हैं आप, क्योंकि लोअर लेवल पर मुझे लग रहा है 19,334 के आसपास एक सपोर्ट आएगा जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, और 19,253 पर तो बड़ा सपोर्ट है ही। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर क्लियरली मार्केट में एक प्रॉब्लम है। हायर लेवल पर कल भी नहीं टिके, आज भी नहीं टिके, और अब हम इस समय नीचे आ रहे हैं। वीरू जी, तो ये रुझान बाजार का इस वक्त निफ्टी हाई लेवल से अच्छा खासा रिट्रेस हुआ और निफ्टी बैंक पर अभी आपने उसकी कमेंट्री सुनी ही। पैनल हमारे साथ स्क्रीन पर सुसज्जित है, लेकिन हमें एक लिस्टिंग की तरफ अग्रसर होना है और इस पर नज़र रखेंगे। टीवीएस सप्लाई चेन की लिस्टिंग, आईपीओ लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था और इसकी लिस्टिंग को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बजे रात कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं, क्योंकि अभी करीब 43 सेकंड के समय बाकी है जो कि अच्छा कर रहे हैं। क्रॉम्पटन कंज्यूमर आज जो स्पॉटलाइट में पिक किया गया था, आज करीब इस वक्त 5.25% ऊपर, दैट्स डूइंग वेल। कोलगेट कल के क्रैश के बाद, कल इनफैक्ट क्रैश नहीं, मेरे शब्द शायद थोड़ा बहुत कठोर था, मैं कहूँगा कि एक बड़े डिप के बाद बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल क्लोज हुआ था। आज थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे। बाकी हिंडाल्को, एम फाइनेंस, जीएमआर एयरपोर्ट्स, भारत फौज, इंडियन होटल्स, ये कुछ और काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। इसमें एस्टर भी शामिल है और क्रूड के रिट्रेसमेंट का इम्पैक्ट बर्जर पेंट्स पे, पिडिलाइट पे, एशियन पेंट्स पे क्लियरली विजिबल है। टीवीएस सप्लाई चेन की लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पे आएगी, मात्र 4 सेकंड बाकी है। और इस आईपीओ को अगर आप देखें, ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था और लिस्टिंग प्राइस आपकी स्क्रीन पे लगभग 5 रुपए ऊपर 3% है, 202.25। बिल्कुल ठंडी लिस्टिंग अगर आप देखें तो अभी एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ठंडी लिस्टिंग है। अनुज, बिल्कुल शांत, बिल्कुल फ्लैट लिस्टिंग है टीवीएस सप्लाई चेन की। बिल्कुल वीरू, बिल्कुल एकदम कुछ खास है नहीं इसमें। ये एक टेपिड सी लिस्टिंग है। ऑब्वियसली एक अच्छे ग्रुप से आती है, लेकिन लिस्टिंग खराब हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ खास नहीं, 2-2.5% का प्रीमियम है, लेकिन देखते हैं इसके बाद किस तरीके से मूव्स बनते हैं। लेकिन वीरू, एक काम करते हैं, अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ लाइंड अप है शो में। तो इसके लिए प्रशांत जी और अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं और रुचित जुड़ेंगे हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए इस समय की ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, मैं ट्रेड सेटअप्स में आज छोटे मोटे पीएसयू बैंक्स पे देख रहा हूँ कि काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम है। आप मिड साइज पीएसयू बैंक्स में वॉल्यूम्स देखेंगे तो ऑल्दो बैंक निफ्टी नहीं मूव कर रहा है क्योंकि लार्जेस्ट स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम नहीं है, बट ये मिड साइज पीएसयू बैंक्स में जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं वो देख के लग रहा है कि ये काफी आउट परफॉर्म कर सकते हैं ब्रॉडर मार्केट्स को। तो विद इन दिस स्पेस आईओबी एक तो हमें यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, जहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। सो यहाँ पे 31.70 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसको 30.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 33 से 33 हाफ के टारगेट्स के लिए। ये दो ट्रेड्स इंडियन ओवरसीज बैंक भी आपका है, आपकी स्क्रीन पे 31.70 पे आपने पिक किया है। स्वाति, आपके दो ट्रेड्स? ये सभी के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला वाला है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी की अगर बात करें तो डिफेंसिव पैक है, देन अगर मार्केट में लिटिल बिट करेक्शन ये एक्सटेंड होता है तो ये काउंटर काफी सेफ रहेगा। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपर बैंड बॉलिंगर में। तो जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स है रियली पॉजिटिव है। अपसाइड में आई बिलीव 6040 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। करंटली 5942 के आसपास चल रहा है।
तो 5900 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 6040। सेकंड बाय कॉल मेरा पराग मिल पे है, जो कि एक मिड कैप काउंटर है। अगर आप मंथली चार्ट उसका देखोगे तो एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। तो काफी लास्ट डिग्री पे ये पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग हमें देखने मिल सकता है। तो मैं प्रेम कर रही हूँ इसमें ब्रेकआउट अभी 176 के आसपास चल रहा है। लास्ट 2 दिनों से काफी प्राइस मोमेंटम पॉजिटिव है विद डिसेंट वॉल्यूम। आई बिलीव इसमें 185 टू 190 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो करंट लेवल पे पराग मिल बाय कीजिएगा, 172 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 185 टू 190 लेवल्स। ओके, अमित जी आपकी फ्रेश ट्रेड्स? जी अनुज जी, इस समय मेरे रडार पे टाटा स्टील है। टाटा स्टील में हमने एक करेक्शन देखा था जिसने अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। ये करेक्शन कहीं ना कहीं लगता है ओवर हो गया। स्टॉक ने अपना फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट दिया और अपने 10 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 118.85 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रखें 115 रुपए का, टारगेट्स रहेंगे 125 के। सेकंड स्टॉक में परसिस्टेंट को लेना चाहूंगा। रैशनल ये है कि इसने अपना एक रेजिस्टेंस गैप रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस कर लिया है। 5055 का इसका प्राइस है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 5150 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 4990। ओके प्रशांत जी, आपके 2 ट्रेड्स। जी वीरू जी, फर्स्ट पिक फार्मा से होगी, वो होगी औरो फार्मा। यहाँ पे कल 20 दिनों के एवरेज के नीचे स्टॉप लॉसेस हंट हुए। मुझे लग रहा है आज अगर हम 855 के ऊपर जस्ट जहां ट्रेड हो रहा है क्लोज हो जाए तो कंफर्टेबली जो टारगेट में रख रहा हूँ 880 का रख रहा हूँ, जो स्टॉप लॉस होगा 835। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बड़ी मुंह के लिए तैयार हो रहा है और एक बहुत अच्छी डिप आ चुकी है। तो औरो फार्मा फर्स्ट पिक। नेक्स्ट पिक होगा एयू बैंक। यहाँ पे 765 एक गैप जोन है, जो मुझे लग रहा है गैप फिलिंग की प्रोसेस शुरू है। तो यहाँ पे 723 स्पॉट 723 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ गैप के जस्ट नीचे 760 स्पॉट का देख रहा हूँ। ओके, चलिए अब समय हो गया बिग मार्केट वॉइसेस से बाजार के बिग पिक्चर समझने का। और हमारे साथ आज हैं मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। सौरभ जी गुड मॉर्निंग। मैं जिस दिन से वो टाइटन की डील हुई है उस दिन से सोच रहा था आपसे जब अगली बार बात होगी तो पूछूंगा, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी। जो कैरेट लेन में इन्होंने जिस वैल्यूएशन पर शुरू में इन्वेस्ट किया था उसके मुकाबले जिस वैल्यूएशन पर अब रेसिडुअल स्टेक बाय किया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरा अनुमान था, मैं करीबन 1 साल से सोच रहा था कि ये डील होने वाला है, बिकॉज मेरे को समझ आ रहा था कि कभी ना कभी मिथुन संचेती जी एग्जिट लेंगे। मेरा अनुमान था कि कैरेट लेन एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो उससे कम में टाइटन ने खरीदा है। मेरे ख्याल से दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑनलाइन रिटेलर इन द कंट्री अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। कोई भी कैटेगरी ले लीजिए, जिस प्रकार से कैरेट लेन पैसा बनाता है कोई दूसरा इंडियन ई कॉमर्स प्लेयर इस प्रकार से पैसा नहीं बना पाया है। जिस प्रकार से लास्ट 6 साल में टाइटन ने कैरेट लेन के थ्रू ग्रोथ प्राप्त की है, याद रखिएगा टाइटन का कोर बिजनेस तनिष्क ग्रो कर रहा है 25% से, कैरेट लेन उसके डबल रेट पे ग्रो कर रहा है। सो मेरा अनुमान था 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन, उसके मुकाबले आई थिंक 17,000 करोड़ पे मिथुन संचेती जी ने एग्जिट लिया है। सो अच्छा डील है। एज अ शेयर होल्डर मैं खुश हूँ और मुबारक हो टाइटन को, मुबारक हो मिथुन संचेती जी को। इनक्रेडिबल वर्क, कमाल का बिजनेस मॉडल है, बहुत बखूबी से मिथुन जी ने इसको बनाया है, बखूबी से टाइटन ने इसको निखारा है। एंड एज अ शेयर होल्डर मेरे को लगता है बहुत आगे जाते हुए पैसा बनाएंगे। ये भी हमको दिख रहा है कि जो कैरेट लेन के लर्निंग्स है, जो सीख है कैरेट लेन से, टाइटन अपने दूसरे नए बिजनेसेस को बेहतर बना रहा है कैरेट लेन के सीख से। सो दाग देनी पड़ेगी सीके वेंकटरामन जी के और उनके मैनेजमेंट टीम को। स्मार्ट लोग, इंटेलिजेंट लोग और शेयर होल्डर्स के लिए बहुत साल कमाते रहें, यही हमारी उम्मीद रहेगी। तो बड़ा मल्टी बैगर रहा है टाइटन, तो ये आप कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ एक्सपेक्टेशन, 17,000 करोड़, तो टेक्निकली तो थोड़ा सस्ता ही खरीद लिया, तो ये अच्छी बात हो गई। अच्छा सौरभ जी, एक दूसरा स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में रहा है और इस पर हमने काफ़ी चर्चा भी की है आपके साथ और आपने इस पर बिलीव रखा, एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा आपके लिए, फिर बड़ी करेक्शन आई, GMM फॉडलर। अभी रिसेंटली फॉडलर ने अपना ऑलमोस्ट पूरा स्टेक बेच दिया है इसमें, और अब पटेल फैमिली अभी भी खैर लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, लेकिन क्रिस कैपिटल ने शायद वो हिस्सा खरीदा काफ़ी हद तक। इस ट्रांजैक्शन को आपने किस तरीके से देखा? अभी भी आप यहाँ पर बने हुए हैं क्या? आपके पोर्टफोलियो में अभी भी है क्या GMM फॉडलर? टेक्निकलिटी है, जो जर्मन प्राइवेट इक्विटी फर्म है DVAG, उन्होंने स्टेक बेचा, फॉडलर ने नहीं। सो DVAG 10 साल पहले जर्मन एंटिटी फॉडलर में आई थी। DVAG का 10 साल खत्म हो रहा था, जाहिर है प्राइवेट इक्विटी फंड है, उनको पैसे वापस चाहिए थे अपने। सो उन्होंने बायर को तलाशा
जहां तक मेरे को समझ है इस होल प्रोसेस की, मेरे ख्याल से इंडिया के कई सारे दिग्गज इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व हुए। एंड क्रिस कैपिटल जो मेरे ख्याल से बिल्कुल टॉप फ्लाइट प्राइवेट इक्विटी शॉप है इंडिया में, बिल्कुल टॉप फ्लाइट पी इन्वेस्टर है, क्रिस ने डीबीएजी का स्टेक खरीद लिया मोर और लेस एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। सो जो ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर, ओवरहैंग क्यों था? बिकॉज जब 2 साल पहले डील हुई थी जहाँ पे जीएमएम ने फॉडलर को खरीदा था, तब से ये ओवरहैंग बना हुआ था कि कभी ना कभी प्राइवेट इक्विटी एंटिटी जो है डीबीएजी वो एग्जिट करेगी। मैं खुश हुआ एज अ शेयर होल्डर कि वो ओवरहैंग हट गया है। अब क्रिस का नया क्लॉक चालू हो रहा है, मेरे ख्याल से कम 5 साल निवेशित रहेंगे, अच्छे इन्वेस्टर हैं। जीएमएम फॉडलर का अंडरलाइंग बिजनेस 30-40% से प्रॉफिट कंपाउंडिंग दिखा रहा है। आई थिंक करीबन 4-5 साल हो गए, 5 साल हो गए कि 40-50%, 30-40 भी नहीं, 40-50% से 4-5 साल से प्रॉफिट कंपाउंडिंग चल रही है। 2 साल शेयर प्राइसेस ने कुछ किया नहीं है, सो उम्मीद है कि आगे जाते हुए कुछ कमाई मिलेगी हमको यहाँ पे। कंपनी की कमाई तो बरकरार है, हमारी कंपाउंडिंग शेयर होल्डर होपफुली फिर से शुरू हो जाएगी नाउ दैट द ओवरहैंग इज गॉन। बिल्कुल। सौरभ जी, एचडीएफसी बैंक को लेकर अब क्या थोड़ी पेशेंस लोगों की आपको लग रहा है वेन आउट होनी शुरू होगी? जिस तरीके से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके मुकाबले बाकी मिड कैप बैंकों ने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, और ये क्यों आपके हिसाब से इतनी अंडर परफॉर्मेंस हो रही है एचडीएफसी बैंक की? देखिए, क्यों उतना मैं फोकस नहीं करता जिंदगी में, ऐसे कई सारे मुद्दे अगर मैं बैठे बैठे सोचूं कि क्यों स्टॉक नहीं चल रहा है या क्यों स्टॉक चल रहा है, थोड़ा सा शायद मेरे दिमाग का जो भी 2-3 सेल्स बाकी हैं वो भी शायद फट जाए। बट फोकसिंग ऑन एचडीएफसी बैंक का फंडामेंटल्स, जैसे शशि जगदीशन जी ने दिखाया है इन द 5 years दैट ही रन द बैंक, इनकी मार्केट शेयर गेन इन द लास्ट 5 years हैज बीन इनक्रेडिबल। कोई दूसरा बैंक इंडिया के इतिहास में 7% शेयर था इनका इंडियन मार्केट में, बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। 5 साल पहले 7% था, 7 से इन्होंने 12% का छलांग मारा है। 5 साल में 5 परसेंटेज पॉइंट्स गेन किया है। किसी दूसरे बैंक के लिए क्या, पूरा अगर आप बैंकिंग सिस्टम जोड़ लो, इस प्रकार का मार्केट शेयर गेन आपको नहीं दिखेगा। जैसे हमने पहले समझाया है, हमारे ख्याल से एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक का जुड़ना अच्छा डील है। एचडीएफसी बैंक को अच्छा मॉर्गेज फ्रेंचाइज मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड के जो होम लोन कस्टमर्स है उनको कासा बेचने का मौका मिल रहा है, उनको म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस बेचना, जनरल इंश्योरेंस बेचने का मौका मिल रहा है। सो आरओई 1 साल शायद सहमी रहेगी, आरओई 1 साल शायद 17-17.5 के आसपास रहे। बट इफ आई टेक अ 2-3 साल का व्यू, मेरे ख्याल से आरओई भी आगे बढ़ेगा, ग्रोथ भी आगे बढ़ेगी, एंड व्हाट यू हैव इज अ पावर हाउस एंटिटी। लास्ट 4 साल प्रॉफिट कंपाउंडिंग करीबन 20% रही है। शेयर प्राइस कंपाउंडिंग लास्ट 4 साल में शायद 5% के आसपास रही है। ये पहले भी हो चुका है, 2001, 2, 3 मेरे को याद है, एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट्स 35% प्रति वर्ष भागे, शेयर प्राइस फ्लैट रहा, फिर उसके बाद 4, 5, 6 में एचडीएफसी बैंक का स्टॉक आई थिंक डबल से भी ज्यादा हो गया। सो अगर आप पेशेंस रखें, इंडिया में स्टॉक मार्केट एक ही काम करता है, जो इम्पेशेंट लोग हैं उनका पैसा लेके पेशेंट लोगों को दे देता है। सो हमारी उम्मीद है जो हमारी पेशेंस है एचडीएफसी बैंक में काम आएगी। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस सारे स्टॉक्स में मेरा निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है, और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का भी इन स्टॉक्स में निवेश है। जी सौरभ जी, जब आप आते हैं तो हमेशा किसी न किसी नई कंपनी को, स्टॉक को समझने का मौका मिलता है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न लाजमी है जो कि आपने लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो में अपने ऐड किया है सर, आई होप मैं ये नाम ठीक ले रहा हूँ, RHI मैग्नेस्टा इंडिया। सर थोड़ा बताएंगे इस कंपनी के बारे में और क्या आउटलुक है आपका इस पर? हाँ जी, तो देखिए, ये एक ग्लोबल कंपनी, RHI ग्लोबल जो ऑस्ट्रियन कंपनी है, ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर्ड है, उसका इंडियन सब्सिडरी है, लिस्टेड सब्सिडरी है इंडिया में। जिस प्रकार से जीएमएम फॉडलर फार्मा इंडस्ट्री में ग्लास लाइन रिएक्टर्स की लीडरशिप रखता है, उसी प्रकार से RHI मैग्नेसिटा स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में रिएक्टर्स, सेरामिक रिफ्रैक्टरीज, RHI मैग्नेसिटा सेरामिक रिफ्रैक्टरीज का लीडर है। सो आपको स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो किल्न होता है, जो फर्नेस होता है, उसके लाइनिंग के लिए स्पेशल प्रकार के ब्रिक्स चाहिए। RHI मैग्नेसिटा रिफ्रैक्टरीज बनाता है, वो लाइनिंग बनाता है। ये नॉन मेटालिक मटेरियल है जो लाइनिंग के थ्रू, जो लाइनिंग फर्नेस को हाई टेम्परेचर में ऑपरेट करने की सुविधा देती है। वर्ल्ड लीडर है, हमारे ख्याल से दुनिया में इसका 30-35% का मार्केट शेयर है। इंडिया में ये लार्जेस्ट प्लेयर है इन द रिफ्रैक्टरी बिजनेस, ये लार्जेस्ट प्लेयर है, 40% मार्केट शेयर है। लास्ट ईयर इन्होंने डालमिया का एक बड़ा बिजनेस खरीदा, अपने बिजनेस को 1/3 से छलांग मारा RHI ने लास्ट ईयर बाय बाइंग अ बिजनेस फ्रॉम डालमिया। अगर हम नॉर्मलाइज कर दें उसके लिए, अगर उसको एडजस्ट कर ले, मेरे ख्याल से ROC
30-35% आता है। एक हमेशा चैंपियन का साइन होता है 30-35% ROC। ऑपरेटिंग मार्जिन 15 के आसपास आते हैं। बिजनेस करीबन 10-15% से टॉप लाइन और मेरे ख्याल से 20-25% से बॉटम लाइन ग्रोथ दिखा सकता है। वेल रन बिजनेस है, वर्ल्ड लीडर है। एंड इंडिया में स्टील इंडस्ट्री, मोर जनरली स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री मेरे ख्याल से जीडीपी ग्रोथ की बदौलत अच्छा करेगी। स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज में इटसेल्फ मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम है, बट ये एज अ एंसिलरी प्ले, RHI मैग्नेसिटा एज एन एंसिलरी प्ले, एज अ सप्लायर टू स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री मेरे ख्याल से अच्छे प्लेस में है। एक स्टील प्लांट का करीबन 2% कॉस्ट ही रिफ्रैक्टरी का कॉस्ट है, बट अहम है, रिफ्रैक्टरी अहम है। अगर रिफ्रैक्टरी में कोई छूट रह गई, कोई त्रुटि रह गई तो प्लांट बंद हो सकती है। इसलिए कोई भी स्टील प्लांट का मालिक सस्ता रिफ्रैक्टरी नहीं लगाता, RHI लगाता है। और हमारी उम्मीद है इस कंपनी के साथ हम आगे जाते हुए लिटिल चैम्प्स में कंपाउंडिंग दिखा पाएंगे। अच्छा सौरभ जी, अभी हाल फिलहाल के मतलब जब लास्ट ईयर तक के मतलब 2021 की जो लिस्टिंग्स हुई थी, जो न्यू एज स्टॉक्स थे उसमें, और अब जो उसमें एक डिप के बाद स्विंग आए, स्टेबल हुए स्टॉक्स लाइक आई मीन जोमेटो, पेटीएम, इनमें से सर आप कभी अभी किसी पे कन्विंस हो पाए हैं? कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव व्यू न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी में? सो निगरानी तो रखते हैं, ये भी देखते हैं कि किसी में कोई इनमें से पैसा बना पा रहा है या नहीं। ऑफ ऑल ऑफ देम नायका में हमको बिजनेस मॉडल अच्छी लगती है। नायका थोड़ी बहुत पैसे भी बना पाता है कभी कभी। बाकी जो बिजनेसेस है ना, बाकी जो नए एज के बिजनेसेस आए हैं इंडिया में, उनकी फंडामेंटल बिजनेस मॉडल मेरे को कुछ कंपेलिंग लगती नहीं है। मेरे को लगता नहीं उनको पैसा बनाना आता है। यूनिट इकोनॉमिक्स जो बोलते हैं हमारे पेशे में, मेरे ख्याल से इनको यूनिट इकोनॉमिक्स की थोड़ी समझ कम है। शायद इस वजह से मेरे को इतना पैसा इन पे फेंका गया, एक 10 साल इन पे पैसा फेंका गया। फंडामेंटल यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ी कमजोर है। नायका की जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बिजनेस है, वहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक ठाक है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बाय इटसेल्फ एक्चुअली प्रॉफिटेबल है। थोड़ा सा मैं पजल्ड हूँ, परप्लेक्स्ड, क्योंकि फाल्गुनी जी ने इतना बढ़िया बिजनेस बनाने के बाद फिर क्यों वो अपैरल में क्यों प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा। सो नजर रख रहे हैं ऑल ऑफ देम पे। कोई खास पैसा बना नहीं पाता, मेरे को काफी चिंताजनक लगती है। आई बिल्ड 3 businesses myself, तो मेरे को समझ है एंटरप्रेन्योर बिजनेस बनाता कैसे है। इसलिए मैं जब देखता हूँ कोई दूसरा एंटरप्रेन्योर हजारों करोड़ रुपए जला रहा है और प्रॉफिट आ रही है 1, 5, 10 करोड़ की, थोड़ा सा मेरे को स्टार्टलिंग लगता है। इसलिए अभी भी किसी ऐसे बिजनेसेस में हमने निवेश किया नहीं है। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए, और आज कुछ नया सीखने को मिला RHI मैग्नेसिटा। थैंक यू सो मच। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद सुशील केडिया इंतजार कर रहे हैं हमारा, उनके पास चलेंगे। वेलकम बैक। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। कल मिस किया बहुत लोगों ने आपको, तो कोई नहीं, आज हम कॉम्पनसेट करेंगे। बताइए, शुरुआत तो हर बार की तरह आपकी रॉकेट कॉल से। आज की रॉकेट कॉल्स क्या हैं? देखिए, जब तक बाजार रॉकेट फेज में, तब तक हम रॉकेट कॉल से शुरुआत करेंगे। कहीं सस्टेनेबल मंदी का दौर शुरू जब हो जाएगा तो हम शॉर्ट से भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं कैश के स्टॉक्स को अगर आप रॉकेट समझते हैं, तो देखिए हमारे क्लाइंट्स को हमने इस वक्त फोकस करा के रखा है करीब करीब 135 स्टॉक्स में, और जिनमें से अब दोबारा से बाई के सिग्नल्स वापस बन रहे हैं। वो हैं कोपरान, टाटा टेली, सेंट्रल बैंक, डिश टीवी। आपका टीवी 18 ब्रॉडकास्ट भी 42 के ऊपर हमने री एम्फसाइज किया। 52 वीक लो पे दिलाया था, 42 पे हमने डबल करवाया पोजीशन को, आज 48 हो चुका है। ये 90 तक जाएगा तो इसको पुल बैक्स में लीजिएगा, डबलर ये भी है। और बॉम्बे डाइंग जो हमने 50 में आपको दिलवाया, 80 में दिलवाया, 100 में दिलवाया, 145 के गोल से वो आ चुका है। तब आप 135 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। वो रॉकेट को भी मुनाफा घर पे लेके आना जरूरी है। सॉरी, आप काफ़ी जल्दी बोल गए। पहले एक कोपरान और डिश टीवी, क्या टारगेट्स होंगे आपके यहाँ पर इन दोनों स्टॉक्स में? कोपरान फिलहाल 320 का टारगेट हम पकड़ के, गोल टारगेट में तो क्या शादी हो जाती है, माइंड जाम हो जाता है। 320 तक की हम उम्मीद अभी रखते हैं, पर साल भर 1.5 साल में अगर इसका भाव 4 डिजिट में भी पहुंच जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। टाटा टेली का जो ब्रेकआउट अब 84 पर है, उसके बाद मुझे सीधा 120 नजर आता है। सेंट्रल बैंक का अगला पड़ाव 38 है, थोड़ा पुल बैक आकर के भी इवेंचुअली 48 तक जाएगा। 3 महीने का व्यू रखिए। डिश टीवी अगला पड़ाव 28 होना चाहिए, 23 पर एक टेम्पररी रेजिस्टेंस हो सकता है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट
2-3 रुपए जब भी पुल बैक आए तो पकड़ने लायक है, 48 में चढ़ के लेना है नहीं लेना है। आपको 44-45 की जगह रख के इसको 90 के लिए लेना है। ओके चलिए, तो ये हो गई बात स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। वैसे खैर सुशील की पे गई है, लेकिन टीवी 18 वो कंपनी जो इस चैनल को ऑन करती है। सुशील को चार्ट दिखाइए एफएनओ स्टॉक्स के जो अच्छे लग रहे हैं आपको, उसके बाद आपसे इंडेक्स पे व्यू लेंगे। तो देखिए अनुज, बीते कुछ सप्ताहों में मैं हेजिटेंट रहा हूं कि अभी हम चढ़ के एफएनओ नहीं लेना, भारी लग रहे हैं, कि मारुति नहीं लेंगे, वो घट गया। तब हमने मारुति आईटीसी के भी जो शॉर्ट्स थे वो कटवा लिए हैं। और लॉन्ग सिग्नल्स आप ये देखो कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स में ये जो हैमर कैंडल यहाँ बन गई, यहाँ से जो हमारा सेल था, यहाँ शॉर्ट सेल स्क्वायर ऑफ हो गया, ग्रीन लाइन कटी, लॉन्ग ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब आपको तकरीबन 1050 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 4 दिन में ऑलरेडी काफी भाग चुका है और हम इसको 1400 के टारगेट तक के लिए खेल रहे हैं। अगला स्टॉक जो हमें लग रहा है बहुत बड़ी रिटर्न दे सकता है बैंकिंग में, देखिए अब कंसेंसस बन रहा है कि फाइनेंशियल्स नीचे जाएंगे, तो वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम एट लॉगर हेड्स विद द स्टडीड डिस्क्रिप्टिव ओपिनियन। जो खबरों को पढ़ के फैसला लेते हैं उनसे हम थोड़ा एक कदम आगे ही चल जाते हैं, क्योंकि चार्ट्स पहले चलती है। अब कोटक चीख रहा है कि यहाँ से बॉटम फॉर्मेशन की इसकी प्रोसेस चल रही है, आज भी एक फाइनल स्ट्रगल है। और जिस दिन भी ये 1770 के ऊपर का बंद दे देगा, कोटक पे हमारा पहला टारगेट होगा, गोल होगा 2030। और ये 2030 को भी अगर क्रॉस कर गया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, डिस्पाइट पूरी बैंक निफ्टी के ऊपर अगर मैं साल भर के व्यू में ये आउट परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है, ये 2060-70 का लेवल क्रॉस हो गया अगर कोटक में, तो 2300 भी चला गया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर हम 5 साल की मंदी में है कि इनका फाइनल लॉन्ग टर्म टॉप हो चुका है, उनमें भी अब एक तगड़ी ट्रेडेबल रैली है। ये जो डाउन मूव आई थी, ये डाउन मूव खत्म हो चुकी है और यहाँ से रिवर्सल आ चुका है। एक बार 8000 के ऊपर का भी ये नया हाई एक बजाज फाइनेंस अगर बना दे तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर वो लॉन्ग टर्म टॉप्स, मतलब लॉन्ग टर्म बुल मार्केट वगैरह हमें कुछ नहीं दिखता है, ट्रेडिंग बैठे है सिर्फ। और बजाज फिनसर्व में भी आप देखो कि इसी तरह की एक रैली शुरू हो चुकी है और ये थोड़ी सी सॉफ्ट है इस वक्त, तो इसे हम एक आध दिन का और इंतजार लेकर के जिस दिन भी ये इस नए स्विंग हाई को 1491 के ऊपर क्रॉस करता है, हम इसको वापस खेलेंगे 1700 1750 के लिए। तो चोलामंडलम, 2 बजाज ट्विंस, कोटक, ये 4 स्टॉक्स तो फाइनेंशियल स्पेस में हो गए लेने के। और आपके अपोलो हॉस्पिटल की चार्ट मेरे को सही लगती है फिलहाल के लिए लॉन्ग ट्रेडिंग करने के लिए। आप ये देखो अपोलो की चार्ट हम खोलते हैं, तो अपोलो हॉस्पिटल्स की चार्ट में मुझे 5700 तक का लक्ष्य नजर आता है, गोल है ये। बीच में स्टॉप लॉस लेना पड़ा तो लिया जा सकता है। और ये ऑलरेडी 3-4 दिन में थोड़ा सा बम्प अप आ चुका है, तब आपको स्टॉप लॉस थोड़ा हायर ही रखना पड़ेगा। 4940 के स्टॉप लॉस से ही आप काम करिए, बीच बीच में थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी और शनि 5700 तक जा सकता है। स्टॉक्स और भी है एफ&ओ में। हम अनुज आईटी स्टॉक्स को शॉर्ट सेल नहीं करना है, ये व्यू हमने लिया था जब इन्फोसिस में वो बड़ा गैप डाउन हुआ था। और अब उसके बाद से जो इन्फोसिस ने अच्छी खासी एक रैली, शॉर्ट स्क्वीज, आप कुछ भी कह लो, ये दे दी। अब आप ये देखो चैनलिंग पैटर्न को, ये पैनिक लो के बाद से इसने शनि यहां तक अपने सारे पैनिक में पार्टिसिपेट करने वालों को गलत प्रूफ कर दिया। जिस दिन ये अप ट्रेंड लाइन चैनल का लोअर एंड ये नीचे तोड़ देगा, इसे हमें शॉर्ट करना है। फिलहाल हम कंजर्वेटिज्म में 1312 की बात सोचेंगे और अगर वो टूट जाएगा तो क्या पता है 1250 भी जा सकता है। उसी तर्ज पर टीसीएस भी एक शॉर्ट का ट्रेड बैठता है। ये देखिए लास्ट 4 दिन के लो के नीचे गया, यहां से ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है। अब इसको स्विंग लो तोड़ने दीजिए, तब आप इसके शॉर्ट को ऐड करेंगे और ये 3290 तोड़ेगा तो और ऐड करेंगे। तो 2-3 आईटी के स्टॉक शॉर्ट, 4-5 फाइनेंशियल्स लॉन्ग, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ये भी मुझे लगता है न्यू हाई पे जाएंगे। मार्केट में एक रैली लग रही है जिसमें कि अगर बैंक निफ्टी आज हमें बंद भाव दे देता है 44,075 के ऊपर, तो हम 45,700 तक की एक रैली को खेलने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी अगर आज हमें बंद भाव 19,395 का दे देता है तो हम अपनी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है लास्ट 2-3 दिन की, उसे कैरी करेंगे। जिस दिन 19,440 के ऊपर ये चलेगा हम और लेंगे। और फिलहाल के लिए हम एक बार 19,900 तक की अपेक्षा रख के चल रहे हैं, हो सकता है थोड़ा और ऊपर भी उसके बाद हमें अपना टारगेट बढ़ाना है। पर एक चिंता का जो विषय है, यूएसडी आईएनआर ने लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन दे दिया है और उसके बाद बस वो एक छोटा पुल बैक कर रहा है। तो जिस दिन भी
83.10 के ऊपर यूएसडी आईएनआर चला गया तो हमें ये बहुत खतरनाक मूव 85.86 की आती लगती है। सुशील जी, अभी आपने कोटक महिंद्रा बैंक पे टिप्पणी करी, उसी वक्त मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्यों ना मैं आपसे एचडीएफसी बैंक भी पूछ लूं। एचडीएफसी बैंक इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ 1576। अभी आपका व्यू क्या बन रहा है, कैसे ट्रेड कर रहे हैं आप इसको? देखिए, एचडीएफसी बैंक ना वैसे तो घट गया थोड़ा, तो मुंह में पानी आता है, पर ये मुंह में आए हुए पानी को क्या है ना, कुचलता चला जाएगा। तो अभी इसमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और मेरे को यहाँ इस पे कोई होशियारी नहीं मारनी। ये चल रहा है, इसको चलते जाने दो। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन, ये हरी लाइन है, ये जिस दिन भी आज के हाई के ऊपर निकल जाएगा तो इसका जो शॉर्ट ट्रेड है वो कट जाएगा। अदरवाइज अगले 3-4 दिन से घटने दीजिए, फाइनल एक पैटर्न बनाने दीजिए, फिर इस पे फैसला लेंगे। अभी अभी कहना कठिन है कि 2666 से घूमेगा, 40 से घूमेगा, और घूमने के भी बाद 2-3 दिन हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि रकम तो लिमिटेड है। तगड़े पैटर्न हमको बजाज ट्विंस में, कोटक में, चोला में मिल गए, तो हमें फाइनेंशियल्स के अंदर में कोई हर एक स्टॉक पे प्रेडिक्शन निकालने का तो मैंडेट है नहीं मेरे पास। तो आई विल लाइक टू इग्नोर एचडीएफसी बैंक इवन ऑन ए रीबाउंड दैट इट क्रिएट्स, और 1-2 दिन उसके रीबाउंड के पैटर्न्स को देखने के बाद हम फैसला करेंगे। लगता है अभी 2-3 दिन तो नरम ही रहेगा। अच्छा, ये हो गई एचडीएफसी बैंक की बात है। सुशील जी, वाइट गुड सेगमेंट में सबसे अच्छा मूव कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में एक डिक्सन ने दिया था, पिछले 3 महीने में डोमिनेट किया इसने। आई मीन मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। इस डिफरेंशियल को पूरा किया कुछ हद तक हेवल्स ने। हेवल्स की अब प्लेसमेंट आपको कैसी लग रही है? हेवल्स ने भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी दमखम दिखाया है। अभी क्या ये किसी बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है हेवल्स एट 1345? हेवल्स में सिर्फ एक नॉइजी रीबाउंड बन रही है, आप ये देखो चार्ट को, और मैं कैसे आपको 1 मिनट में बात कह दे रहा हूं। बहुत सरल है ये पैटर्न। ये देखिए, सिर्फ एक ABC रैली थी और ये लार्जर डिग्री वापस वापस ये लार्जर डिग्री A बन के B बन के C बन रहा है। मुझे हेवल्स में कोई 1500 की तेजी नहीं लगती। और डिक्सन देखिए, जहां नीचे से हमने यहां लिया था, स्टॉप लॉस खा गए और दोबारा हमने यहां लिया। अब ये पूरी चाल कंप्लीट हो गई है। डिक्सन की चार्ट कंप्लीट हो चुकी है, हाथी निकल गया है, पूंछ को पकड़ के हम खड़े हैं, और जहां हरी लाइन के नीचे जाएगा हम पूंछ को भी फेंक के पोजीशन काट के मुनाफा घर लेके भाग जाएंगे। ओके। सुशील जी, अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर कोई व्यू आपका? एक समय पहले आपने एनडीटीवी पर एक कॉल दिया था, लेकिन अभी जो बड़े स्टॉक्स हैं अदानी ग्रुप के, उनमें एक चाल आनी शुरू हुई है। कोई व्यू यहाँ पर? देखिए, सारे के सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बिल्कुल दबा के उछलने के लिए तैयार है, पर इसमें एक चीज समझने जैसी ये है कि बड़े रेगुलर टाइप के, बिल्कुल वो कोई ग्रैन्युलर ऐसे पैटर्न्स नहीं है कि जिस तरह की आप ट्रेडिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी में या अदर बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक्स में कर लेते हो। इसमें बड़े बड़े जंप आते हैं, तो छोटी पोजीशन लेके आपको लार्जर वॉलेटिलिटी को अगर हैंडल कर सकते हैं तो इनमें सब में बड़ा उछाल लगता है। एनडीटीवी को हालांकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके थोड़ा टाइम में खा सकता है, तो चाहे वो अडानी इंटरप्राइजेस हो या अडानी पोर्ट्स हो या अडानी विल्मार हो, अडानी टोटल हो, अडानी ग्रीन हो, ये सारे के सारे बिल्कुल लपक कर चलने के लिए रेडी हैं। तो एक फ्लेम में जैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं ना, कि जोर से भपका आता है, ये रेगुलर ट्रेंड वाले स्टॉक्स नहीं है कि जिनमें आप रोज की इंट्राडे ट्रेडिंग करो। आपको छोटी सी क्वांटिटी जितनी आपसे बर्दाश्त हो, 3 गुना वॉलेटिलिटी बाकी स्टॉक से, ये समझ कर अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो घर पे पैसा आ सकता है। अनुज, एक स्टॉक में ऐड करना चाहता हूँ, वीरू से इस बारे में कई बार बात होती है। देखिए, हमने बीच में भी उसको एक बार वार्ता की थी। जुबिलेंट फूड वर्क्स एक बड़ा बाई कॉल है, इसको लेके दाब के बैठ जाओ, और ये जो स्टॉक है डिलीवरी वाले हिसाब से आप काम करो। 460-65 की मंदी नहीं लगती है, और ये स्टॉक मुझे अगले 3 महीने में 650 और उसके बाद ऊपर 800, 850, 900 तक जाता लगता है। अभी वायदा करने का समय नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 5 लेगेड एक मूव पूरी हो चुकी है, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। पर इसको डिलीवरी उठा करके बैठने वाला 450 वाला अगर दिवाली या उसके बाद तक 900 में भी बेच दे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक बहुत छोटा क्विक फॉलो अप, पिछले हफ्ते आपने वो जो जॉनसन हिटाची बोला था वो 20% भागा, 45% भाग गया अनुज। अच्छा, मैं 20% तक ही मैं देखा था, उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया। लेकिन क्या करें, उसमें प्रॉफिट बुक कर लें इतनी जल्दी, इतना बड़ा मुनाफा आ रहा है तो? देखिए, ऐसा है अनुज, अगर कोई भी ऐसा इंसान एक बार पैदा हो गया जिसको किसी भी स्टॉक के बारे में हर वक्त हर कुछ पता है, तो भगवान विष्णु की क्षमता के बाहर है वो चीज। वो सिर्फ माता लक्ष्मी के मूड पे डिपेंड करता है। तो जो भगवान भी नहीं करना चाहता वो काम हमें नहीं करना चाहिए।
हमने इसको साल भर के व्यू में 4-5-6 गुना ऊपर बेचने के इरादे से लिया है। हम इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे, जैसे हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं की। तब तो हमारा मोटा पैसा बनेगा, और जिनको इतनी स्किल है वो विष्णु जी से ज्यादा काबिल है, वो करें। इसमें ट्रेडिंग हमारे बस का नहीं है, हम इसको दबोच के चुपचाप बैठे रहेंगे। ओके सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खैर, विष्णु जी से ज़्यादा काबिलियत तो किसी की नहीं होगी, तो थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। और वीरू और मुझे अब यहीं दीजिए इजाज़त आप 10 के दमदार ट्रेड्स में। और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी, फिर वही कहानी जो सुबह दोहराई गई थी, निफ्टी चलने को तैयार नहीं, मिड कैप गिरने को तैयार नहीं। बिल्कुल, ये कहानी काफ़ी दिनों से चल रही है और आगे भी यही चलने की संभावना है, क्योंकि मिड कैप की जो रैली है वो अभी फ्रेंजी नहीं है, अभी नहीं लगता। जब ये ना कि आपको इतना फोमो होने लगे, अरे आज मैंने मिस किया, कल फिर चला, फिर मिस किया, फिर चला, उस तरह का भी दिख नहीं रहा है। एक स्टॉक एक दिन 2 दिन चलता है, फिर वो रुका रहता है, फिर कोई तीसरा चलने लगता है। तो हालांकि सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अभी लगता है ये माहौल मूड बना रहेगा कुछ दिन तक। अभी इसी महीने के अंत में जीडीपी के आंकड़े आएंगे, वो आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा और इंतजार अभी करना चाहिए। लेकिन हाँ, बड़े वाले स्टॉक्स में प्रेशर है, इसीलिए इंडेक्स नहीं चल रहे हैं। बहरहाल चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ।